नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो आज की वीडियो स्किप मत करना, एक भी मिनट स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना, बहुत ज्यादा कंटेंट आपके लिए लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय लॉस किए। सबसे पहले कल का क्विकली रिवीजन करेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व नागासाकी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को और 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। और अभी हाल ही में टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन गए हैं वैभव तनेजा। और ब्रिटेन में अभी कोविड-19 का इरिस वेरिएंट देखने को मिला है। इसके अलावा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चीयर फॉर इंडिया कैंपेन के तहत अभी एक शॉर्ट मूवी सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम होगा हल्ला बोल। ट्रैकोमा खत्म करने के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश बन गया है ईराक। और 11 से 21 अगस्त के बीच में मालाबार अभ्यास का नवीनतम संस्करण होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया इस बार मेजबानी करेगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जेडएसआई के अनुसार भारत में अभी वर्तमान में 5% जो पक्षी हैं वो स्थानिक है यानी यहीं के हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हस्तशिल्प और हथकरघा निगम जो उनका है उनका नाम बदल करके हिमक्राफ्ट कर दिया है। और अभी अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है जयेश सैनी को। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं हुन मानेट। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस जिनका हम लोगों ने किया रिवीजन, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। ऐसे ही रिवीजन आपको कराता रहूंगा। आप एमजेटी ऐप डाउनलोड करके रखो, यहीं पर पीडीएफ और क्विज आपको मिला करेगी। और हमारी ई बुक वगैरह कोर्सेज वगैरह सब यहीं पर मिलती है, तो आप यहां से जाकर एक्सेस कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? आदिवासी दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को। 9 अगस्त को हम लोगों ने कल देखा नागासाकी दिवस, और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। वैसे आज यानी 10 अगस्त है, आज जैव ईंधन दिवस या कहें बायोफ्यूल डे भी मनाया जाता है, लेकिन कल इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि एक दिन बाद थीम वगैरह सब कुछ आ जाता है, जो भी रिपोर्ट अगर आनी होती है वो आ जाता है, तो उसके बाद आपको बताने में सही रहता है। फिलहाल यहाँ पर जानो वर्ल्ड ट्राइबल डे के बारे में, आदिवासी डे के बारे में। ये सभी हैं हुलुलुलु वाले, तो ये सभी आदिवासी जो हैं, जो मतलब बहुत सारी आदिवासी की प्रजातियां पाई जाती हैं। अभी आप दुनिया भर में अगर आप बात करोगे तो दुनिया भर में 476 मिलियन से ज्यादा आदिवासी प्रजातियां हैं। अगर टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए जो कि आज के टाइम पर 8 अरब हो गई है, उस पॉपुलेशन में 5% हिस्सा अकेले जनजातियों की है। जनजातियां मतलब कि ट्राइबल्स। ट्राइबल्स मतलब कि क्या, जो अपने यहाँ होता नहीं एसटी, एसटी होता है ना कैटेगरी, यानी शेड्यूल्ड ट्राइबल्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइबल यानी अनुसूचित जनजातियां, उन्हीं सब के लिए, बहुत टाइप की होती हैं अनुसूचित जनजातियां, तो उन्हीं सब के टाइप के लिए देखो ये दिवस डेडिकेट किया गया है। इनको जो अधिकार मिलना चाहिए, इनको जो संरक्षण मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये जंगल में एक अपने एरिया में रहते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी देश की गवर्नमेंट या कोई भी बाहरी जो चीजें हैं, लोग हैं, वो उनसे संपर्क में आए, तो इसलिए इनके लिए संरक्षण भी जरूरी होता है और इसलिए ये इनको कोई डिस्टर्ब ना करे, ये भी इस पर फोकस किया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको भारत के कुछ प्रमुख राज्य और उनकी जनजातियों को दिखाने वाला हूं जिनसे क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं आजकल के एग्जाम्स में। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुर्जर, लाहौल, लांबा, पंगवाला, किन्नौरी, बकरायल, ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जनजातियां हैं। मणिपुर में अभी कुकी और मैतेई के बीच में चल रहा है ना, कुकी और मैतेई भी लिख लो, मैतेई। तो कुकी और मैतेई के बीच में अभी आप देख रहे हो दंगा हो रहा है, जिसकी वजह से मणिपुर में हिंसा हो रही है। आगामी मिजो पुरम सीमा ये भी होता है। मिजो, वैसे देखो कोई भी एक जनजाति, एक बात और ध्यान रखो, कोई भी जनजाति ऐसा नहीं है किसी एक ही राज्य में पाई जाएगी। जनजातियों का एक बड़ा क्षेत्र होता है, जनजातियां इधर से उधर भी शिफ्ट होती हैं। राज्य तो हम लोग सीमा का बंटवारा अब किए हैं, जनजातियां कभी से रह रही हैं, ठीक है, बहुत पहले से रह रही हैं। तो इसलिए जब जैसे अभी आप देखोगे भील जनजाति, गोंड जनजाति, ऐसी जनजातियां ये सभी बहुत सारे राज्यों में मिलेंगे आपको। फिलहाल जैसे यहाँ पर मिजो है, तो मिजोरम में भी है, मणिपुर में भी है। खासी, गारो, जयंतिया ये प्रमुख है। मेघालय ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो ये बात याद रखना, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ये प्रमुख यहाँ की जनजातियां हैं, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। असम और नागालैंड में बोडो, डिम्सा, गारो, खासी, कुकी, मिजो, देखो मिकिर, नागा, अबोर, डफला, मिसमिस, पत्नी, आगामी। अब आप कहोगे सर इतना याद कैसे करेंगे? याद नहीं करना है, बस इसको आपको देखना है बस एक बार ध्यान से, और स्क्रीनशॉट ले लेना है, कभी एक बार टाइम मिलेगा और देख लेना, ठीक है। संथाल, असुर, बैगा, ये बंजारा, ये सभी झारखंड में होते हैं। सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछा जाए तो गोंड जनजाति होती है, मध्य प्रदेश में ज्यादातर पाई जाती है। गोंड पेंटिंग को अभी दिया गया था जीआई टैग, याद ही होगा आपको। देखो राजस्थान
जिसमें मीणा, भील, गरसिया, सहरिया, सांसी ये सभी हैं। भील जनजाति भी बहुत बड़ी जनजाति है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये प्रमुख दिवस हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अभी मैंने उस दिन रिवीजन करवाया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश वाले भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगला, जुलाई 2023 में उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? तो देखिए, उड़ीसा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? अब बना दिए गए हैं दोस्तों सुभाषिष तलपात्रा जी। इनको राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया गया था और अभी यहाँ के जो गवर्नर है उड़ीसा के, गणेशी लाल जी, इन्होंने इनको शपथ दिलाई हुई है। तो ये हैं ये तलपात्रा साहब, तो इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। अच्छा, तो राज्यपाल गणेशी लाल इनको शपथ दिलाए हैं। राज्यपाल जो होता है वो शपथ दिलाता है राज्य का राज्यपाल, लेकिन नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 222 के तहत दोस्तों ट्रांसफर किया जाता है। ये क्वेश्चन अभी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था, पहले ही दिन पूछा गया था। तो अनुच्छेद 222 के तहत मुख्य न्यायाधीशों का ट्रांसफर किया जाता है। और नियुक्ति किसके तहत की जाती है? अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है, राष्ट्रपति जी के द्वारा। अभी वर्तमान में कितने भारत में हाईकोर्ट्स हैं? तो टोटल हाईकोर्ट्स की संख्या है 25। और 25वां पूछेगा आपसे कि लास्ट वाला जो लेटेस्ट वाला हाईकोर्ट कौन सा है, तो आप बताएंगे अमरावती हाईकोर्ट। अमरावती हाईकोर्ट, ठीक है ना। कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे केसेस वगैरह के मामले में सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है, तो सबसे बड़ा वाला हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट है। दुनिया की सबसे बड़ी जुडिशरी सिस्टम अपना इलाहाबाद हाईकोर्ट है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके 2 खंडपीठ हैं। अब यहाँ पर ये हो गया चीजें। चलो अब उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं। उड़ीसा अगर आप देखोगे इंडिया के मैप में तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा दोस्तों ये 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था बंगाल और बिहार से। 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था, इसलिए इसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा स्थापना दिवस कहते हैं। झीलें यहाँ पर चिल्का है, अनसुपा है, कांजिया झील है। अब देखो, चिल्का झील जो है ना, चिल्का झील जो है ना, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। साथ ही साथ इसी को मैंने आपको कई बार बताया है कि फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है। भारत की पहली रामसर साइट यही बनी थी, चिल्का लेक ही बनी थी। और अगर पूछा जाए किस टाइप की झील है, तो आप बताएंगे लैगून झील है। कौन सी? लैगून झील है। आ जाओ, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, चंदका हाथी विहार है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। भीतरकनिका नेशनल पार्क से मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये मैंग्रोव क्षेत्र में आता है, मैंग्रोव क्षेत्र में आता है। और सुंदरवन के नेशनल पार्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव रीजन जो है वो भीतरकनिका नेशनल पार्क में पड़ता है भारत में। ये बात ध्यान रखिएगा। स्पीड को 1.25x में मैं लेकर के चल रहा हूं, आपको 1.25 करने की जरूरत नहीं है, बस आपको फोकस रहना है। एक भी सेकंड के लिए अगर आप पलक झपकाए तो समझो एक डाटा आपका निकल जाएगा। तेजी से जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष 2023 के विश्व कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप अंडर 17 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो अभी हाल ही में ये इवेंट हुआ, विश्व कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ। इसमें अंडर 17 इवेंट में भारत ने टोटल जीते हैं 11 मेडल। भारत ने 11 मेडल जीत लिए हैं। अब इस 11 में एक ही आए हैं गोल्ड मेडल, लेकिन 7 आए हैं दोस्तों, 7 आए हैं अपने सिल्वर मेडल और 3 आए हैं ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो एक जो गोल्ड मेडल जीता है वो जीता है सविता ने, ठीक है। यहां पर देखो ये टीम है, अंडर 17 ये इवेंट हुआ था। इसमें पूरी लिस्ट यहां पर आपको दी गई है, जिसमें सविता का नाम आपको ध्यान रखना है, इन्होंने गोल्ड जीता है विमेंस फ्री स्टाइल में 66 किलोग्राम की कैटेगरी में। बाकी अगर आप ना भी ध्यान रखोगे तब भी चलेगा, वैसे मैंने आपको आपकी सहूलियत के लिए लिस्ट दे दिया है। तो इस्तांबुल तुर्की में ये आयोजित हुआ था। तुर्की तो आप जानते हो, ठीक है। तो तुर्की ने, अब जब नाम तुर्की कर लिया है, एर्दोगान अभी दोबारा से वहां के प्रेसिडेंट बने थे, तो तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित हुआ था और 11 मेडल भारत ने जीते, ठीक है। चलो आगे। हाल ही में किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? इराक ने दोस्तों अभी हाल ही में होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। इराक ने घोषणा की है कि यहां पर अब होमोसेक्सुअलिटी नहीं बोला जाएगा, इस शब्द को सेक्सुअल डेवियंस के नाम से पुकारा जाएगा, उस टर्म से इसे जाना जाएगा, उस कैटेगरी में इसको एक प्रकार से ला दिया जाएगा। यानी एक प्रकार से कहे समलैंगिकता पर यहां पर बैन तो पहले से ही था, लेकिन ऑफिशियल तरीके से बैन भी कर दिया गया और शब्द भी नहीं इस्तेमाल करना है, ये बातें कह दी गई हैं। 60 से अधिक देशों में समलैंगिकता आज के टाइम पर बैन है, खास करके इसमें बहुत सारे देश मुस्लिम कंट्रीज हैं, जबकि 130 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो इनको समलैंगिक संबंधों को वैध किए हुए हैं अपने देशों में। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो रसिया ने अपने यहाँ ट्रांसजेंडर्स वगैरह पर बैन लगा दिया था, समलैंगिकता और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि लातविया के एक प्रेसिडेंट हैं एडवर्ग रिंकेविक्स जो हैं, इन्होंने क्या किया था, ये एक
ये एक गे हैं और ये यूरोप के इतिहास में राष्ट्रपति बनने वाले, कोई समलैंगिक राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। अच्छा, इसी से टर्म जुड़ा हुआ है एलजीबीटीक्यू। एलजीबीटीक्यू, एलजीबीटीक्यू का मतलब होता है, ये सभी ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आते हैं। इनका मतलब होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेर। ठीक है ना, तो ये टाइप याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इराक की। हालांकि इराक के बारे में हम लोगों ने कल भी देखा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रैकोमा मुक्त होने वाला 18वां देश बना था इराक। ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान को छोड़ते हुए आओगे तो ये देश मिलेगा इराक। इराक की राजधानी होती है बगदाद। और मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यहां पर कौन सा एक संगठन है जिसकी स्थापना करी गई थी, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, तो उसका आंसर होगा ओपेक। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये 13 देशों का एक समूह है जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं। पेट्रोलियम का रेट वगैरह सब ये लोग यही मतलब डिसाइड करते हैं, कितना दाम बढ़ेगा कितना घटेगा। प्रेसिडेंट है अब्दुल लतीफ राशिद जी। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार, इराकी दिनार वहां की करेंसी है। विश्व व्यापार संगठन की विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट आई है। इसमें भारत व्यापारिक निर्यात में कौन से स्थान पर है? तो इसमें दोस्तों भारत है किस स्थान पर? 18वें स्थान पर। अभी हाल ही में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है। कौन सी रिपोर्ट है? WTSR यानी कि वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक समीक्षा रिपोर्ट यानी रिव्यू रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट में भारत को 18वां स्थान मिला है कि भारत निर्यात कितना करता है। ठीक है, तो यहां पर देखो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स वगैरह में भारत जो है 18वां स्थान रखता है। भारत ने $309 बिलियन का निर्यात किया है। और अगर सर्विस सेक्टर में देखा जाए केवल, तो सर्विस सेक्टर में 4.4% हिस्सेदारी रखता है और सेवा निर्यातों की सूची में 7वां स्थान रखता है। सर्विस सेक्टर क्या है? जैसे कि जिस चीजों की हम लोग सर्विस देते हैं, जैसे जैसे टीसीएस कंपनी हो गई, तो टीसीएस कंपनी क्या कर देगी? ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी ना, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी वाली सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के मामले में हम लोग 7वें स्थान पर हैं, काफी बेटर पोजीशन है। सबसे ज्यादा अगर कहें कि इनकम का स्रोत कहां से होता है, तो आज के टाइम पर सर्विस सेक्टर से हो रहा है इंडिया को। ठीक है, तो और अगर देखा जाए विश्व रैंक में 18वें स्थान पर है। आयातकों में किसमें है, यानी इंपोर्ट के मामले में हम लोग 8वें स्थान पर है। क्लियर है? आगे अब WTO के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना दोस्तों 1995 में करी गई थी। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। नगोजी ओकोंजो इवाला ये इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं, जो कि कहां के हैं? नाइजीरिया के हैं। 164। अच्छा, एक और WTO आपने सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक तो ये होता है, एक होता है UNWTO। जब UN लगा रहे तो समझिएगा यहां पर टूरिज्म होगा। मतलब क्या होगा? टूरिज्म, यानी कि ये व्यापार वाला नहीं हुआ, ये हुआ पर्यटन वाला। तो यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन, विश्व पर्यटन संस्थान, इसका हेडक्वार्टर बदल जाएगा। इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड में, स्पेन में। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूजन में ये लगाकर चले जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा UNWTO का हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, हाल ही में तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखो इंडियन कोस्ट गार्ड के अभी एडिशनल महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? ये नियुक्त किए गए हैं अभी एस परमेश जी। एस परमेश, कुछ दिन पहले ही अगर आपको याद हो, 10 से 15 दिन पहले मैंने आपको बताया था, राकेश पाल साहब को नया DG नियुक्त किया गया था, डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। और इनको क्या नियुक्त किया गया है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक है, यानी इनसे नीचे वाले पद पर होंगे। किसके? इंडियन कोस्ट गार्ड के। ये हैं, इनकी तस्वीर है खूबसूरत सी। यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड पर फोकस कीजिए। ये जो लाइन है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसका मोटो क्या होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो है वयम रक्षामा। क्या है? वयम रक्षामा। ठीक है, जैसे DRDO का मोटो पूछा जाए तो बलस से मूलम ज्ञानम। ठीक है, तो ये सभी जो मोटो हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, आपके याद रखिएगा। इसके अलावा कमेंट करके मुझे बताओ इंडियन एयरफोर्स का क्या है मोटो। ये स्थापित हुआ था 1 फरवरी 1977 को, इसीलिए 1 फरवरी को मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल दिवस। और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। तो 25वें महानिदेशक राकेश पाल बने थे और अभी ये बने हैं एस परमेश, क्या? एडिशनल डायरेक्टर। क्लियर है? बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो आगे। अच्छा, ई बुक जो आई है, जितने लोगों ने ले लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। पढ़िए, मुझे बताइए कमेंट करके कैसी लग रही है ई बुक, कैसा कंटेंट है। ठीक है, मुझे बताइए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो भी आकर के यहाँ से ले। और मैं इसलिए यहाँ से रजिस्टर करवा रहा हूँ जिससे मुझे पता चले कि आप लोग का फीडबैक मैं ले सकूँ कि कैसी लग रही है, इसमें क्या क्या सुधार किया जा सके। अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि सुधार करना चाहिए तो आप जरूर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वैसे जो लोग नहीं लिए हैं, ₹2 में ई बुक है, ये समझ लो एक प्रकार से। ठीक है, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से फ्री ही किया हुआ है। पेमेंट गेटवे वगैरह चार्ज ही आपको केवल पे करने हैं। MZT ऐप से जाकर के इसे
ले सकते हो। एमजेटी ऐप का लिंक आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या फिर आप जाकर के गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना, ऐसे ही एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई के वैज्ञानिकों ने कहां पर डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की है? तो दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में जैसलमेर राजस्थान में ऐसे डायनासोर के जीवाश्म की खोज की है, जिससे पता लगता है ये रेगिस्तान में घास चरा करते थे। ठीक है, सही बात है, रेगिस्तान में घास चरा करते थे, शायद तभी अब रेगिस्तान थार का मरुस्थल बन गया, ये लोग भी बेचारे चले गए। तो ये जीवाश्म पाया गया है। अब देखो, या ये वाला नहीं पाया गया है, ठीक है ना, ये वाला नहीं पाया गया। तो एक प्रकार से समझ लो कि आपका विजुअल दर्शाने के लिए डायनासोर कैसे होते हैं, मैंने यहाँ पर ये तस्वीर लगाई है। ये वाला नहीं पाया गया है, कुछ छोटे मोटे ही जीवाश्म पाए गए होंगे। तो इसका नाम रखा गया है थारोसारस इंडिकस। थारोसारस इंडिकस, देखो थारो इसलिए रखा गया है क्योंकि ये थार थार को रिप्रेजेंट करता है। थार मतलब आप जानते हो, थार का मरुस्थल रेगिस्तान में है। इंडिकस जो है ये देश को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया में पाया गया है। तो इसका ये नाम दिया गया है इसको। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों के द्वारा ये खोजा गया जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है ना। तो यहाँ पर नेचर मैगजीन में ये पब्लिश भी कराया गया। नेचर मैगजीन आप जानते हो बहुत ही प्रतिष्ठित ये मैगजीन है, साइंस से रिलेटेड ये अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश किया करती है। तो इसमें ये साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित किया गया है और इसमें ये पता चला है कि 167 मिलियन वर्ष पुराना यह अवशेष है। कितना? 167 मिलियन वर्ष पुराना। तो ये पौधे खाने वाले डायनासोर थे। ठीक है, आगे राजस्थान के बारे में जान लो। भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये रहा राजस्थान। राजस्थान में टोटल जिले अब हो गए हैं आज के टाइम पर 50। अगर आपको याद हो तो 33 जिले थे, 19 नए जिले बनाए गए, जिसमें एक को तो 2 में तोड़ा गया था, इसलिए 50 संख्या हो गई थी। 200 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। और अशोक गहलोत जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से सीएम है। गवर्नर है कलराज मिश्रा साहब। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, इसके अलावा मध्य प्रदेश से और गुजरात से। यहां पर झीलों की बात करें तो झीलें देखो ध्यान से, यहां पर पूछी जाती हैं झीलें। पुष्कर झील यहां पर है, राजसमंद है, जयसमंद भी है। राजसमंद और जयसमंद आप याद रखेंगे, राजस्थान और जयपुर से याद रख सकते हैं। पिछौला है, फतेह सागर है, इसके अलावा सांभर लेक है। सांभर लेक मैंने आपको उस दिन बताया था, सबसे अगर खारा पानी पूछा जाए तो सबसे लवणता के मामले में सबसे खारा पानी सांभर लेक का है, लेकिन अगर खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तब आप बताएंगे चिल्का लेक उड़ीसा। ठीक है, तो सबसे खारा पानी जो है यानी कि सबसे साल्टी लेक है ये सांभर लेक। ठीक है, अच्छा इसके अलावा सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवला देवघाना पक्षी विहार यहीं पर है। यहाँ पर घूमर, पनिहारी, कालबेलिया ये प्रमुख होते हैं लोक नृत्य के रूप में। मेहंदी लगाना यहीं पर फेमस है। ठीक है, मेहंदी जो है राजस्थान का ही प्रमुख लोक कला है। राजस्थान से अगर हम लोग जो रिवीजन की अगर बात करें कुछ पॉइंट की, तो अभी अगर आपको याद हो तो पहला गिग वर्कर्स के लिए सैलरी फिक्स करने के लिए बिल पेश करने वाला ये पहला राज्य बना था। इसके अलावा राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भी इकलौता राज्य ये है। इसके अलावा न्यूनतम आय की गारंटी वाला भी ये पहला राज्य बना था। और अभी हाल ही में अगर आपको याद हो तो इसने पीसीटीएस ऐप लॉन्च किया था गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए। तो ये 4 क्वेश्चन आप राजस्थान से और याद रख लीजिए। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के लिए 15 करोड़ रुपए जारी किए? तो अभी देखो, गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के लिए 15 करोड़ रुपए जारी किए हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ की ही ये योजना है गोधन न्याय योजना। ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। क्यों? क्या अभी लॉन्च हो रही? नहीं, ये बहुत पुरानी योजना है, अभी इसकी किस्त जारी की गई है, इसीलिए पुरानी योजना, इसलिए अभी तक कई एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ की ये योजना है। तो यहां पर देखिए गोधन न्याय योजना, और 15 करोड़ रुपए अभी इसमें जारी किए गए हैं। अब इसमें क्या होता है गोधन न्याय योजना के तहत? इसमें देखो जो गौस्थान होते हैं, जहां पर गौशालाएं कह सकते हैं, यहाँ पर महिला समूह कार्यक्रमों के माध्यम से गाय के गोबरों को कलेक्ट किया जाता है। उन गाय के गोबरों को पर्याप्त मात्रा में वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट और अन्य प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं गोबर के, वो बनाए जाते हैं और फिर किसानों को सस्ते दामों पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे वो अपने खेतों में यूज कर सकते। तो एक प्रकार से कहें कि ये केमिकल लेस एक फर्टिलाइजर भी बन जाती है, उसका भी काम करती है और किसानों को सस्ते दाम में भी मिल जाती है। अच्छा, फर्टिलाइजर्स आया है, आपको अगर याद हो तो फर्टिलाइजर्स आप जानते हो ना, फर्टिलाइजर्स के लिए एक संस्था है इफ्को ने क्या किया था? इफ्को जो है इसने दुनिया का पहला लिक्विड फर्टिलाइजर, लिक्विड यूरिया लॉन्च किया था। दुनिया का पहला लिक्विड यूरिया लॉन्च किया था, यानी कि दुनिया का पहला लिक्विड यूरिया अपने भारत में ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला,
छत्तीसगढ़ के बारे में जान लो। भूपेश बघेल जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। बूढ़ापारा झील, तालीबंद तालाब, बूढ़ा तालाब, महाराजा बांध तालाब, गंगा मुंडा झील और दलपत सागर, ये प्रमुख यहाँ की झीलें हैं। यहाँ पर अगर गुरु घासीदास नेशनल पार्क को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट नेशनल पार्क ये बना है, ठीक है ना। चलिए, तो 53वां नेशनल पार्क बना था अभी। सुआ नृत्य, चंदेनी नृत्य प्रमुख नृत्य होते हैं। अभी अगर आपको पता हो तो हरेली त्योहार मनाया गया था कुछ दिन पहले ही, मैंने आपको बताया था। हरेली त्योहार यहाँ पर मनाया गया और हरेला पर्व कहाँ पर मनाया गया, उत्तराखंड में मनाया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ देखोगे आप, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था, ये 26वां राज्य के रूप में अलग हुआ था और 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। 26वां ये बना था, 27वां उत्तराखंड, 28वां बना था झारखंड, 29वां राज्य बना था तेलंगाना, ठीक है ना। तो 26वां 1 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, यहाँ के अभी नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला था। नागरी दुबराज चावल, जो कि छत्तीसगढ़ का बासमती भी कहा जाता है, इसको मिला था जीआई टैग, ठीक है, जीआई टैग। अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, वहां पर दिखेगा। हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी, तो ये बन गई हैं अदिति स्वामी। अदिति स्वामी ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड जीत लिया है, ऐसा जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अभी देखो, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, याद हो अगर आपको, तो जब महिला कंपाउंड टीम ने गोल्ड जीता था, तब भारत ने टोटल 3 गोल्ड जीत लिए हैं। 3 गोल्ड जीत लिए हैं, बर्लिन में ये जर्मनी में आयोजित हुआ है। तो सेकंड पर देखो, टॉप पर भारत भी रहा था, 3 गोल्ड के साथ भारत टॉप पर रहा था, 1 ब्रॉन्ज भी आया है हालांकि, तो टोटल 4 मेडल है। दूसरे स्थान पर साउथ कोरिया है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है जिसने इसको होस्ट किया था, ठीक है। तो ये अदिति स्वामी जो हैं, इन्होंने मैक्सिको की एंड्रिया बसेरा को हराया और सीनियर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। इंडिविजुअल कैटेगरी में जीतने वाली ये पहली महिला बन गई। ये तीनों गोल्ड रहे, तीनों गोल्ड से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इसको आपको दे दिया। तो पहला गोल्ड जो आया था वो कंपाउंड टीम में आया था, उसमें भी अदिति स्वामी थी। अदिति स्वामी, परिणीति कौर और ज्योति सुरेखा वेन्नम, इनकी टीम ने जीता था पहला गोल्ड। अगर पूछा जाए पहला गोल्ड किसने जीता, तो इस कंपाउंड टीम ने जीता था। दूसरा गोल्ड आया ओजस देवताले के नाम, पुरुष की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में, और तीसरा गोल्ड आया अदिति स्वामी के नाम, ठीक है ना। 3 गोल्ड आया है, 1 ब्रॉन्ज आया है। अगला, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को किससे बदलने का फैसला लिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखो, रक्षा मंत्रालय के द्वारा साफ साफ जाहिर कर दिया गया है कि भैया विंडोज इज नॉट सिक्योर। विंडोज की जगह पर यहां पर एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाएगा जो कि स्वदेशी होगा। नाम क्या होगा, माया। नाम क्या होगा, माया, ठीक है, क्रिस 3 वाली नहीं, माया। यहां पर देखो, माया ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ने बनाया है और यहां पर इसको जो है रिप्लेस किया जाएगा किसके लिए, विंडोज से। तो क्या सर हम लोग भी विंडोज नहीं यूज करेंगे, नहीं, रक्षा मंत्रालय द्वारा केवल अभी सेनाओं के लिए रिप्लेस किया गया, क्योंकि सेनाओं की ही सिक्योरिटी ब्लीच हो सकती है। तो सेनाओं को अभी शुरुआत में तो इन्होंने कहा ठीक है, पहले तो नेवी के लिए यूज करो, आर्मी जो है और एयरफोर्स, इसके लिए आने वाले टाइम पर हो सकता है रिप्लेस किया जाए। तो माया जो है ये उबुंटू पर आधारित है और बिल्कुल ये विंडोज की तरह ही चलता है, सब कुछ वैसा ही है, इसीलिए ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को, बिल्कुल उसी के रूप में बनाया गया है, रेप्लिका के रूप में। फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट ओएस की अगर बात करें तो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है विंडोज। अगर आपको याद हो, अगर आप जुड़े हो, तो मैंने आपको एक दिन बताया था सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो नाम होते हैं उनको, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है विंडोज। जैसे अगर आप पूछोगे एप्पल का कौन सा है, तो एप्पल का है आईओएस है, ठीक है। अगर आप पूछा जाए चाइना का, चाइना में जो ओप्पो, वीवो, जीवो होता है, इनका क्या होता है, इनका कलर्स होता है, कलर्स ओएस होता है, ठीक है, जो बेस्ड ऑन एंड्रॉइड लिखते हैं। अगर पूछा जाए कि गूगल का कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो गूगल का आप बताओगे एंड्रॉइड है जिस पर आप एमजेटी ऐप चलाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक बताया था भार ओएस, आईआईटी मद्रास ने बनाया है भार ओएस यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भारत का है, ठीक है, इंडिया का है। तो फिलहाल माया के बारे में आप जान ही लिए। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग। उत्तराखंड के किस मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया है, तो आप बताएंगे कैची धाम में। एक्चुअली में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये उत्तराखंड में अनाउंस भी हो गया है, लागू भी हो गया, एक प्रकार से कहें। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो देश में लागू करने की बातचीत चल रही है, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद वगैरह हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो मैंने आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताया हुआ है, ठीक है, पेड वाले बैचों को। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 जब आप पढ़ोगे तो उसमें मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया था। सुरक्षा के लिए देश के कितने एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने की घोषणा हुई है, तो देश के 48 एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक
सिस्टम लगाने की घोषणा हुई है। ये बायोमेट्रिक सिस्टम है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको फेशियल सिस्टम के बारे में बताया था, कुछ महीने हो गए हालांकि। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के लिए भारत ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम होगा डीजी यात्रा। तो डीजी यात्रा जो है, डीजी यात्रा के थ्रू क्या होगा कि एयरपोर्ट में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लागू किया गया है। पहला डीजी यात्रा वाला एयरपोर्ट दोस्तों कौन बना पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 3 एयरपोर्ट यानी कि नई दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी, तीनों एयरपोर्ट पे एक साथ लॉन्च किया गया। वैसे इन तीनों में सबसे पहले बेंगलुरु आप लगा देना, ठीक है। तो इन तीनों पर लॉन्च किया गया, धीरे धीरे सभी जगह डीजी यात्रा लगेगा। क्लियर है ना। ये थी आज की करंट अफेयर। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग बताइएगा जरूर। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, देखो दोस्तों, आपको सपोर्ट करना है, आपको शेयर करना है। आज आप लोग 10-10 लोगों को कम से कम शेयर करो। 20 के टारगेट है हम लोग का 3 सितंबर का, तो इसको आप पूरा कीजिए। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग शेयर कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। आज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ईमानदारी से आपको लगता है कि यहाँ पर मेहनत की जा रही है आप लोग के लिए, तो आप लोग जो है इसको शेयर करो। आप लोग अगर जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक ये टारगेट अचीव नहीं हो सकता है, आप लोग के बिना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग इसको शेयर करो। अगर आपको लगता है कि यहाँ मेहनत हो रही है, आपके लिए यहाँ पर अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है, आपको 20 से 25 मिनट में क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, तो आप लोग इसे प्लीज शेयर कीजिए। चलिए बात करते हैं हम लोग लास्ट डे क्वेश्चंस की। कल हम लोगों ने बात किया था भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ साहब आए थे, तो ये पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों को अलग किए थे भारत से, इसलिए रेड क्लिफ लाइन दोनों की ही है। मैकमोहन रेखा ये भारत और चाइना के बीच में है। डूरंड रेखा ये पड़ती है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। अब हाल ही में जारी जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के जीवन प्रत्याशा में महिलाओं में टॉप पर कौन है, जापान। और अगर पुरुषों में पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड है। आगे आज आपको क्या बताना है, कौन सा बम 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया था, कौन सा। मुझे पता है फैटमैन, लिटिल बॉय आपको पता है, लेकिन दोनों में से कौन है ये बताइएगा जरूर। यूट्यूब के सीईओ कौन है ये भी बता दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शन है इनको भी आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एमजीटी ऐप आप इंस्टॉल कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।